अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। आपके पास जिस यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम उसको डिस्कस करते हैं, वो है जी सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो किसी भी चीज़ के बहरान को बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की अगर कोई कमी वाक़ई हो जाए हम उसको बोलते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ का बहरान हो गया। लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्राइसिस किस किस चीज़ को बोलते हैं, किन किन चीज़ों को या किन किन लोगों को ये क्राइसिस इफ़ेक्ट करते हैं। हम उस सब सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो मेन दो फैक्टर हैं जिनको सॉफ्टवेयर क्राइसिस इफ़ेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है प्रोग्रामर और दूसरे नंबर पे है यूज़र। ये दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर क्राइसिस इफ़ेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस अब होते क्या क्या हैं और प्रोग्रामर के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं या फिर यूज़र के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं, अब हम उन सब को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रामर के लिए कौन कौन से जो आपके पास होते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस, वो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो प्रोग्रामर के लिए फिर सबसे पहला जो क्राइसिस होता है वो होता है कंपैटिबिलिटी का। कंपैटिबिलिटी, अब कंपैटिबिलिटी होता क्या है? अब अक्सर आपने देखा होगा जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता। तो ये वही चीज़ होती है कि आपका जो हार्डवेयर है ना वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा। आपका सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपका हार्डवेयर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा होता। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने किसी भी कंपनी से एक सॉफ्टवेयर बनवाया, उस सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास 8 GB रैम चाहिए थी, 2.8 GHz का आपके पास वो उसको प्रोसेसर चाहिए था, लेकिन आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपके सिस्टम में ये चीज़ें कम हैं। आपने जब आप सॉफ्टवेयर को लेने गए सॉफ्टवेयर हाउस में, वहाँ पे जाके आपने सारा सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, वहाँ पे कंप्लीट फंक्शनल था, आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया तो आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो कंपैटिबिलिटी इशू होता है। वो कौन सा इशू होता है कि आपकी रैम कम होती है, आपकी रैम उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रही होती, या आपका प्रोसेसर कम होता है, या आपका रोम कम होता है। इनमें से आपके हार्डवेयर में से कोई भी चीज़ कम हो सकती है जो आपके सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी इशू कि आपका हार्डवेयर आपके सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं कर रहा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है डॉक्यूमेंटेशन का, जो प्रोग्रामर को फेस करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया होगा या कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिस पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, वहाँ पे सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपके इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वर्किंग कैसे, कौन कौन से जो फंक्शन है वो कौन कौन सी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, या फिर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लिखी होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन एक तो प्रोग्रामर्स को डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अब प्रोग्रामर्स को भी पता होता है कि जितनी भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन यूज़र नहीं पढ़ता, और यूज़र को भी पता है। हम भी देखते हैं, अब जब मैंने मोबाइल परचेज़ किया था तो मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं वहाँ से पढ़ी, वो सारे का सारा मैनुअल वैसे ही पढ़ा है, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। ऐसे ही सब सारे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्रोग्रामर को वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है ताकि इन केस फ्यूचर में अगर सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, तो आपका जो यूज़र है वो ये क्लेम ना करे कि जी आपने हमें डॉक्यूमेंटेशन में ये लिख के कहाँ पे दिया कि ये काम कैसे करता है। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के देनी पड़ती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम परफॉर्म करता है, और कौन कौन से फंक्शनल इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में ही एक चीज़
जो बड़ी पॉपुलर है, जो फेस करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम कि आपको डॉक्यूमेंटेशन किस लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए। फ़र्ज़ करें आपके पास, हाँ, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है, लेकिन हो सकता है कोई यूज़र आपको ये बोल दे कि जी आपने हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करके देनी है वो आप उर्दू में करके दें या चाइनीज़ में करके दें। अब यूज़र को तो आप मना नहीं कर सकते, यूज़र को जिस चीज़ की समझ आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने यूज़र को उसी जो है उसी लैंग्वेज में परफॉर्म करके देनी होती है, इसी लैंग्वेज में आपने लिख के देनी होती है। तो वहाँ यहाँ पे एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी आ जाता है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप चाइनीज़ में लिख रहे हैं, आप उर्दू में लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके यूज़र को वो चीज़ समझ आए कि ये चीज़ इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र को समझ आनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? फ़र्ज़ करें आपने किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से, किसी भी कंपनी से, किसी भी बंदे से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिया और वो सॉफ्टवेयर हम लेट कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट का है। अब होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपने अपने लिए डेवलप करवाया, लेकिन आपके रिलेटिव में आपका कोई कज़न, आपका कोई दोस्त या कोई भी बंदा वो कहता है कि जी जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वही बिज़नेस हमने करना है, तो लिहाजा आपके पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा है आप वही हमें दे दें। तो अब आप उसको मना भी नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम प्रोग्रामर्स को फेस भी करना पड़ती है, क्योंकि प्रोग्रामर ने वहाँ पे कौन सा कोई चेक लगाया होता है कि जी आप ये चीज़ आगे नहीं दे सकते, या कोई बंदा इसको आप किसी भी दूसरे बंदे को ये चीज़ इंस्टॉल नहीं करवा सकते, वहाँ पे तो ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ होती है कि एक ही बंदा, एक ही सॉफ्टवेयर आप मल्टी यूज़र्स को दे देते हैं और सारे के सारे बंदे उसी सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोग्रामर्स को एक ये भी चीज़ फेस करना पड़ती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस कि आपने किसी भी कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिया, अब आप फ्लैट करें आप एक प्रोग्रामर हैं, अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसकी मेंटेनेंस करके देना पड़ती है। फ़र्ज़ करें आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, डेवलप करने के बाद क्या हुआ, सॉफ्टवेयर में 1 महीने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम बन गई, कोई ना कोई एरर आ गया, कोई बग आ गया, कोई सिंटैक्स एरर आ गया, कोई लॉजिकल एरर आ गया, कोई भी मसला बन गया, सॉफ्टवेयर फंक्शनल नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करेंगे, आपको वो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अब आपने कौन सा ठेका लिया हुआ है कि आपने एक बंदे से जो है, एक क्लाइंट को आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया और आप सारी ज़िंदगी उसको जो है वो मेंटेनेंस करके देते रहें। उसके लिए आप क्या करें, 6 मंथ का ड्यूरेशन सेट कर लें या 1 ईयर का ड्यूरेशन सेट कर लें कि जी हम इतनी देर तक आपको जितनी भी आपकी मेंटेनेंस है वो हम आपको करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम आपसे चार्जेस लेंगे, इतनी देर आप अपने सिस्टम को जितना अच्छा टेस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा आप टेस्ट कर लें। तो मेंटेनेंस फेज पे भी एक प्रॉब्लम आती है यही कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है। अब कितनी देर मेंटेनेंस देनी पड़ती है, अब यूज़र की हो सकता है जब आप मेंटेनेंस दे रहे हो तो यूज़र की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाए, वो कहे कि जी ये काम पहले ऐसे हो रहा था, अब हमने ऐसे करवाना है तो आप इसको ऐसे इस तरीके से कर दें। तो आपको वहाँ पे अजाफी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आप उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है, जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है ना तो वो पूरी की पूरी टीम मिलकर काम कर रही होती है। अब आपके डिज़ाइनिंग फील्ड वो सेपरेट से होती है, एनालाइजिंग की फील्ड वो सेपरेट से होती है, कोडिंग डेवलपिंग करने वाले वो सेपरेट से होते हैं, टेस्टिंग करने वाले वो सेपरेट से होते हैं। लेट करें कि आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और आपने वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट ब्रीफली डिस्कस कर दी है सारे के सारे आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको, लेकिन आपके किसी भी बंदे से क्लैशेस चल रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास डिज़ाइनिंग फील्ड में आपके किसी बंदे से क्लैशेस चल रहे हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, वो आपकी जितनी वो रिक्वायरमेंट थी उनको डिज़ाइन करके आपको मेल कर दिया।
अब जो बंदा डेवलपर होता है उसको तो जो चीज़ रिटर्न फॉर्म में मिल जाती है उसने उसी तरह से काम कर देना होता है। उसने कौन सा किसी से समझने जाना होता है कि जी ये काम ऐसे करना है। उसको तो रिटर्न फॉर्म में एक काम मिलता है, वो सारे का सारा उसी फॉर्म में काम कर देता है। तो हो सकता है कि वहां पे किसी बंदे के आपस में क्लैशेस चल रहे हों और वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन ना करे, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। जितने भी प्रोग्रामिंग एंड पे बंदे हैं या इस टीम मेंबर हैं सॉफ्टवेयर के, वो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से उनके आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, उस वजह से आपस में वो चीज़ें सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड पे सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर क्राइसिस में इफेक्ट करती हैं एक प्रोग्रामर को। होप सो आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यूज़र एंड पे किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं यूज़र एंड पे। सबसे पहली चीज़, आपके पास आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लिया, प्रोग्रामर ने आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन आपके सिस्टम में वायरस आ गया। अब वायरस क्या करेगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने डेवलप करवाई थी उसको क्रैश कर देगा। आपका सारे का सारा डाटा लॉस्ट, आपकी डाटाबेस ख़त्म, आपका सारे का सारा जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये एक मेन फैक्टर है जो यूज़र्स को फेस करना पड़ता है कि सिस्टम में अक्सर वायरस आते रहते हैं और वायरसेस आपके जो है डाटा है आपका उसको इफ़ेक्ट करते हैं, सारे का सारा डाटा ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आपने किसी भी बंदे से, किसी भी कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिया, सॉफ्टवेयर आपने वहाँ पे टेस्ट कर लिया, उनकी लैब में सॉफ्टवेयर बिल्कुल फंक्शनल था, आपने चेक किया, वहाँ पे टेस्ट किया, आपने एंट्रीज की, डाटाबेस बिल्कुल सही काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, वहाँ पे आपका हार्डवेयर उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सही हो रही है? वहाँ पे आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो यूज़र एंड पे ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि यूज़र को ये चीज़ फेस करना पड़ती है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यूज़र को नहीं पता होता कि हम सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो यूज़र को ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो किस लैंग्वेज में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, कौन सी लैंग्वेज उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी, किस लैंग्वेज में उसको सॉफ्टवेयर जो है वो सस्ता भी पड़ जाए और उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर जाए। अब जो बंदा डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होते हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए बंदे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो यूज़र को ये बता देंगे कि जी फलां जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा काम करती है, उसमें आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाएंगी। लेकिन यूज़र को इस चीज़ का नहीं पता होता। यूज़र के लिए ये एक प्रॉब्लम है, प्रोग्रामर के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोग्रामर बंदा अपना काम निकाल ही जाता है, लेकिन यूज़र के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो सिलेक्शन किस सॉफ्टवेयर की करे, किस लैंग्वेज में करे। उसको डेस्कटॉप चाहिए, उसको एंड्रॉयड चाहिए, या फिर उसको वेब एप्लीकेशन चाहिए, उसको आपके आईफोन के लिए चाहिए। तो यूज़र के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहा होता कि मैं किस लैंग्वेज में अपना सॉफ्टवेयर जो है वो सिलेक्ट करूँ। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है कि यूज़र ने एक सॉफ्टवेयर जो अपना डेवलप करवाना है किसी भी कंपनी से। अब यूज़र क्या करेगा, अपना सॉफ्टवेयर किसी भी पार्टिकुलर जो डिवाइस है उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाएगा, सॉफ्टवेयर बनवाएगा। अब यूज़र फ़र्ज़ करें, यूज़र अपना डेस्कटॉप के लिए अपना सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा लेता है किसी भी कंपनी से। उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया यूज़र के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन अब यूज़र को वही एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी चाहिए, वही एप्लीकेशन उसको वेब में भी चाहिए, वही एप्लीकेशन उसको आईफोन में भी चाहिए। तो यहाँ पे यूज़र के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी जो है वो अपनी एप्लीकेशन उसको कॉन्फ़िगर, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करवाए। तो यहाँ पे यूज़र के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, वो किस प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन को रन करवाए। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है
सॉफ्टवेयर विल नॉट फुलफिल all requirements। जब यूज़र आपको रिक्वायरमेंट देने के लिए आया तो यूज़र बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदा होता है सॉफ्टवेयर की फील्ड में। अब आप किसी भी बंदे से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहें तो आपको इतनी चीज़ों का नहीं पता होता जितना किसी प्रोग्रामर को पता होता है, या फिर जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बंदे होते हैं वो टीम होती है उनको पता होता है। यूज़र को इतना पता नहीं होता। सॉफ्टवेयर जब यूज़र के सामने बन के आता है तब यूज़र को समझ आती है कि ये काम ऐसे होना था लेकिन मैंने तो ऐसे करवा लिया, ये काम ऐसे होना था, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है, तो मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे यूज़र क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यूज़र ने अपनी सारी की सारी चीज़ें डिफाइन करके रिटर्न फॉर्म में दी होती हैं। वहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि इस सॉफ्टवेयर की फलां रिक्वायरमेंट्स हैं और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे हमने काम करना है। तो यूज़र के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एंड पे फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, या यूज़र को समझ बाद में आती है कि मेरी जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी वो ये नहीं थी, मुझे ये बताना चाहिए था। अब यूज़र इस हवाले से बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदा होता है। तो ये वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक यूज़र को सॉफ्टवेयर क्राइसिस में फेस करना पड़ती हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस में हमने पहले प्रोग्रामर के जितने भी फेजेस थे उनको डिस्कस किया कि एक प्रोग्रामर को कौन कौन से क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमने यूज़र को डिफ़ाइन किया कि यूज़र को कौन कौन सी जो क्राइसिस हैं उनका सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी दे सकते हैं। थैंक यू।